ध्यान दिया जाए, हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो याद किए होंगे आप लोग, बताइए सर। तो इसके लिए तो पिटाई होगा। हम बोले थे कि अगर परिभाषा पूछने पर क्वथनांक का ये परिभाषा आप बताइएगा तो इसके लिए आपकी पिटाई की जाएगी। कल नहीं आए थे, बैठिए, क्वथनांक का परिभाषा बोलिए। बैठिए, बैठिए, बगल में बताएंगी, बोलिए, मास्क हटाइए, अब बोलिए। हाँ ठीक है, बैठिए। हम लोग को बताया गया था वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं, यही बताया गया था। चलिए आगे बढ़िए। देखा जाए, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करें, यानी कि द्रव्य का जो क्वथनांक है ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या हर जगह वायुमंडलीय दाब दाब समान होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर अभी हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं तो मैदानी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कितना, 1 atm, और जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र से आप ऊपर जाओगे आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है, ध्यान रखना है। तो आपका जो क्वथनांक है यह निर्भर करता है किस चीज पर, वायुमंडलीय दाब पर। याद रहे जैसे जल है तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। ये कहाँ पर, मैदानी क्षेत्र में, या वहां पर जहां पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर का रहता है। नहीं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वहां पर जहां पर वायुमंडलीय दाब 1 atm रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है। अगर वायुमंडलीय दाब आपका घट जाए 1 atm से 0.8 atm हो जाए तो आपका जल का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, जैसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप एक बर्तन लिए हैं और इस बर्तन में पानी लिए हुए हैं, ये आपका प्योर वाटर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इस पानी पर वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल में जो गैस है, इस पानी पर प्रेशर लगा रहे हैं 1 atm का, ठीक है। चलो दूसरा बर्तन हम ले लिए, इसमें आपका पानी है, इसमें भी आपका प्योर वाटर ही है। अब इस पर जो वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 0.8 atm का, कितना लग रहा है, 0.8 atm का। तो आपको पता है कि प्योर पानी पर जब 1 atm का प्रेशर लगता है तो उस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, क्योंकि आपको उतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको उतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा जिससे इस जल के कणों की ताकत कितनी हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, तभी ये बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गैसेज है उनकी ताकत क्या है, कम है। तो कम है तो यहाँ पर गैस को आपको क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देने की जरूरत है क्या, नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही हीट सप्लाई करना है, उतना ही हीट देना है जिससे इस जल के कणों की ताकत कितनी हो जाए, 0.8 atm के बराबर हो जाए। तो हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस देने पर ही काम हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो जल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कब, जब प्रेशर 1 atm का होगा तब। अगर प्रेशर आपका 0.8 atm का हो गया
नहीं, तो निश्चित रूप से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है, जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है, जल का क्वथनांक भी क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाएगा, जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये बात सिर्फ जल के लिए सही है कि हर द्रव्य के लिए सही है, हर द्रव्य के लिए सही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा गया, पढ़ सकते हैं इसको। किसी भी द्रव्य का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, लिखा हुआ है। अगला, अलग अलग वायुमंडलीय दाब पर एक ही द्रव्य का क्वथनांक अलग अलग होता है। नहीं, जैसे जल है तो जल का क्वथनांक, कोई पूछे कि जल का क्वथनांक फिक्स है, नहीं, ये फिक्स कब है, जब उस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब का मान फिक्स हो। बात में रहे, कोई बोलता है कि जल का, लेकिन हम तो याद करते हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो आप बोलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस वहीं पर है जहां पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। चलो, लिखा हुआ है द्रव्य का क्वथनांक समानुपाती होता है किसके, वायुमंडलीय दाब के। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ेगा, दोनों में सीधा संबंध है। तो अगर वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ेगा तो द्रव्य का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। होगा कि नहीं होगा? सेम है, सेम है। यदि वायुमंडलीय दाब घटेगा तो द्रव्य क्वथनांक घटेगा। किसी को दिक्कत है? चलो, तो अब से ये कॉन्सेप्ट हम लोग को दिमाग में रखना होगा कि किसी भी द्रव्य का क्वथनांक जो है वो फिक्स नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। जो एग्जाम्पल हम लोग समझाए उसी को लिख दिया गया है, देख लीजिए। ऊंचाई पर जल का क्वथनांक कम होता है, ऊंचाई पर, नहीं, जल का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। लगभग कितना, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम से कम होता है। बोलो, दिक्कत है? अगले पॉइंट पे आओ। जबकि नॉर्मल प्लेस पर, यानी मैदानी क्षेत्र में, नॉर्मल प्लेस पर जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, जहां वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 एटीएम है। ठीक है, अगला पॉइंट आया, कुकर के अंदर का वायुमंडलीय दाब लगभग 1.2 एटीएम होता है। कितना होता है, 1.2 एटीएम होता है। इसलिए कुकर के अंदर जल का क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। बस में, इसलिए कुकर के अंदर खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। पकेगा कि नहीं पकेगा, पकेगा। नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल बर्तन में खाना पकाइएगा तो नॉर्मल बर्तन में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 है। नहीं, कुकर के अंदर जब बना रहे हैं तो कुकर के अंदर पानी कितना ताप पे खौल रहा है, 120। तो खाना को ज़्यादा हीट मिलेगा, नहीं, ज़्यादा हीट मिलेगा तो खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है कि कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों बनता है। बात समझ आ रहा है? तो इसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं, समझ लीजिए इस बात को। देखिए यहाँ पर, ये आपका कुकर है। ध्यान समझिए, इस कुकर के अंदर हम पानी ले रहे हैं, ये पानी हो गया। ठीक है, आप कुकर के ढक्कन को बंद कर दिए तो इस पर अभी प्रेशर, अभी जो पानी इसके अंदर है इस पर प्रेशर अभी कितना लग रहा है, 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। क्योंकि अभी इसके अंदर कौन से गैसेज हैं, वायुमंडलीय गैसेज हैं। अभी कौन सा गैस है, बोलो, दिक्कत है? ठीक है, अब इसको तुम हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के बाद अब परिस्थिति क्या होगा, अगर इसको गर्म कर रहे हैं तो अब क्या होगा, मानते हैं कि पानी का जो एक लेयर था वो वेपर में कन्वर्ट कर गया, कितना लेयर बचा है, 2 लेयर बचा है। नहीं, तो अब इसमें वायुमंडलीय गैस भी हैं और साथ साथ ये जो जल का एक लेयर है जो वेपर में कन्वर्ट किया वो भी इसमें है कि नहीं है? नहीं, तो अब इस बचे हुए पानी पर
वायुमंडलीय गैस के द्वारा भी प्रेशर लगेगा 1 एटीएम, और ये जो स्टार हम लोग किए हैं इस वाष्प के द्वारा भी प्रेशर लगेगा 0.2 एटीएम। नहीं तो इस पानी पर टोटल प्रेशर जो लगा वो कितना लगा 1.2 एटीएम, ध्यान रखना है। तो अब इस बचे हुए पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो इस बचे हुए पानी की ताकत 1.2 एटीएम के बराबर होनी चाहिए। तो 1.2 एटीएम के बराबर होने के लिए इसको आपको ताप देना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जब आपका कितना था, जब प्रेशर आपका 1 एटीएम था उस समय आप ताप देते हैं 100 डिग्री। नहीं, अब इस पर प्रेशर हो गया इस बचे हुए पानी पर 1.2 एटीएम का, तो अब इस बचे हुए पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस, तब ये वेपर में कन्वर्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो खाना होगा उसको ज़्यादा हीट मिलेगा। नहीं, जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना बना रहा था वो पानी अब 120 डिग्री सेल्सियस पर खाना बनाएगा। नहीं तो खाना को कम समय में ज़्यादा हीट मिला तो खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऊपर क्या लगा हुआ है, सीटी। तो ऊपर जो सीटी लगा हुआ है वो किस लिए लगा हुआ है और गैस को बाहर निकाले, समझिए। जितना भी कंपनी का कुकर लीजिएगा सबके कुकर के सीटी का वजन बराबर होता है। जितना भी कंपनी का कुकर लीजिएगा, हर एक कुकर यानी 5 लीटर का कुकर आप खरीदने जा रहे हैं तो हॉकिंस का खरीदिए, यूनाइटेड खरीदिए, किसी खरीदिएगा, सबके सीटी का वजन क्या होता है, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ध्यान रखिए। अब ये सीटी आप इसलिए लगा होता है, नहीं किस लिए भाई, क्योंकि मान लो पानी का एक लेयर जब उड़ा, 3 लेयर था ना, एक लेयर उठा तो प्रेशर कितना बढ़ गया 0.2 से, नहीं टोटल हो गया 1.2। अब क्या होगा, अगर एक लेयर और उठ जाए, एक लेयर और उठ जाए तो प्रेशर 0.2 और बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 1.4। अब 1.4 होगा तो बचा हुआ पानी का टेम्परेचर हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140। तो सर अच्छा ही ना है, खाना और जल्दी पक जाएगा। नहीं, खाना जल जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपका कुकर के अंदर जो प्रेशर होगा टोटल वो 1.2 एटीएम ही होना चाहिए। 1.2 एटीएम से ज़्यादा प्रेशर होगा तो खाना जलने लगता है। नहीं तो जैसे ही एक्स्ट्रा वेपर बनेगा और प्रेशर 1.2 एटीएम ज़्यादा होने लगेगा, सीटी उठ जाएगा, और सीटी उठ के उतना एक्स्ट्रा वेपर को बाहर निकाल देगा जिससे प्रेशर अंदर का हमेशा 1.2 एटीएम ही बना रहे। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? वो तो आवाज नहीं निकल रहा है। नहीं तो क्या कहा गया कि कुकर के अंदर का प्रेशर 1.2 एटीएम होगा तभी खाना सही बनेगा। अगर 1.2 एटीएम से ज़्यादा प्रेशर होगा तो खाना जल जाएगा। खाना को जलने से बचाने के लिए ही सीटी लगाया हुआ है। नहीं, वो सीटी क्या करता है, जैसे ही प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर 1.2 एटीएम से ज़्यादा होगा, यानी जैसे ही एक्स्ट्रा वेपर बनेगा उस एक्स्ट्रा वेपर को सीटी क्या करेगा, निकाल देगा। उतना ही वेपर निकालता है, बस में आ रहा है, जिससे प्रेशर 1.2 एटीएम बना रहे। दिक्कत है? हो जाएगा ना? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, अब इस चीज़ को आप एलोबरेट फॉर्म में लिखिएगा। आपको समझा दिए नहीं कि भाई कुकर के अंदर प्रेशर 1.2 एटीएम होता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है, आप सब बना के अपना डिटेल में लिखिएगा। दिखाई देगा ना? चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, ये लाइन कौन सी का है और ये लाइन, चलिए हम लोग यहाँ से कोई ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए हम प्योर वाटर ले लिए और प्योर वाटर का हम ग्राफ खींच दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर कितना है, 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कितना है, 0.3। नहीं, अब ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर, मान लो 40 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर तुम देखोगे, नहीं तो प्रेशर कितना हो जाएगा 0.3, और 0 पॉइंट के बाद 0.35 होगा। नहीं, इसके बीच में आया 40 डिग्री है, तो ऐसा ही तुम्हारा कुछ और आएगा, 80 डिग्री पे कुछ आएगा, होगा ना जी। हम लोग इसको मान के लाते हैं।
देखा जाए, देखो तो अब यहां पर टेम्परेचर कितना है, यहां पर कितना होगा, होगा, चलो ये 0.8 प्रेशर है, ये प्रेशर कहां पर होता है, ऊंचाई पर। नहीं, तो हम मान लो ये प्योर वाटर यानी वाटर का ये ग्राफ खींचे हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का हम ग्राफ खींच रहे हैं, नहीं तो ऊंचाई पर प्रेशर कितना रहता है, तो ऊंचाई पर प्रेशर 0. वायुमंडलीय दाब 0.8 रहता है, तो उस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 80 डिग्री। नहीं, नॉर्मल प्रेस पर प्रेशर कितना रहता है, 1 atm, तो 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट कितना, दिक्कत है। नहीं, कुकर के अंदर ये हो गया नॉर्मल प्लेस, और ये कहाँ हो गया, कुकर के अंदर। नहीं, तो कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 120। दिक्कत है, तो बाई ग्राफ ऐसे दर्शा सकते हैं आप। नहीं, यानी एक ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग जगह पर अलग अलग वायुमंडलीय दाब पर क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन। दिक्कत कैसे होगा, उसके परिस्थिति के अनुसार वो काम करेगा। जैसे आपका गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, ऊंचाई पर 0.8 atm, तो जब तक पूरा प्रेशर 0.4 atm तक नहीं पहुंचेगा, यानी 1.2 atm टोटल प्रेशर नहीं हो जाएगा, तब तक सीटी नहीं उठेगा। यानी वहां पर ज्यादा पानी वेपर में बदलेगा पहले, बस में आ रहा है, यहाँ एक लेयर उठने से काम चल गया, अब वहां पर 2 लेयर उठेगा, तब अंदर का प्रेशर कितना होगा, 1.2 atm के बराबर होगा, तब सीटी उठेगा। है, खाना काहे जल जाएगा भाई, खाना जलने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जलेगा। कहाँ 140 हो रहा है भाई, 80 था आपका, और वेपर कन्वर्ट किया तो 100 हुआ, और वेपर कन्वर्ट हुआ तो 120 हुआ, और जैसे ही 120 से ऊपर होगा तो कुकर का सीटी का वजन फिक्स है, फट दे उठ जाएगा। यानी कि दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ऊंचाई पर खाना बनाना है, अगर चावल पकाना है तो यहाँ पर अगर डालते हैं 2 इंची पानी, तो वहां डालना पड़ेगा 4 इंची पानी, जा रहा है ना, तो मालूम चला कि सब पानी वेपर में उड़ गया, चावल खाली ऐसे ही पका भी नहीं। यानी ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे जैसे जाइएगा कम पानी डालते जाइएगा, प्रेशर बढ़ जाए तो कम पानी डालिएगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखा जाए तो 2 लाइन हम खींचे हुए हैं, एक येलो लाइन है और एक व्हाइट लाइन है। ये जो येलो लाइन हम खींचे हुए हैं ये है शुद्ध द्रव्य का, प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड का ये ग्राफ है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये है सॉल्यूशन का, बिलियन का। अच्छा बताइए, आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक बर्तन में शुद्ध द्रव्य है, नहीं, और एक बर्तन में विलयन है, जिसमें आपको अवाष्पशील विलय डाले हुए हैं, तो इसका वाष्प दाब दिखाते हैं P0 से और इसका वाष्प दाब PS से, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, यानी P0 ग्रेटर देन PS, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से आपको आ गया कि P0 ग्रेटर देन PS, ये वैल्यू हम लोग को आ गया। चलो अब हम जो ग्राफ खींचे उस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये लाइन कौन सी का है, दाब का, कौन सी का है, दाब का। तो प्योर लिक्विड का ग्राफ ऊपर से खींचा गया है, यानी प्योर लिक्विड का दाब ज्यादा होता है, तो उसका दाब का ग्राफ जो होगा वो विलियन के ग्राफ से कहाँ होगा, ऊपर। तो देखो प्योर लिक्विड का ग्राफ हम ऊपर से खींचे हैं,
आप विलियन ग्राफ कहाँ से खींचे हैं? नीचे से खींचा गया है। तो एक प्योर लिक्विड का ग्राफ ऊपर से क्यों? क्योंकि प्योर लिक्विड का वाष्प दाब क्या होता है? ज्यादा, और विलियन का वाष्प दाब क्या होता है? कम। इसीलिए ग्राफ एक का ऊपर से और एक का, इतना में दिक्कत। चलिए, अब इस ग्राफ के अनुसार हमको देखना है कि भाई प्योर लिक्विड का क्वथनांक कितना है और विलियन का क्वथनांक कितना है। चलिए, कहां पर? नॉर्मल प्लेस पर। कहां चेक करना है? नॉर्मल प्लेस। तो नॉर्मल प्लेस का वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ये हो गया। तो यानी कि हम लिख दिए यहाँ पे नॉर्मल प्लेस, यहीं पे चेक करना है। चेक कर रहे हैं? अब समझो, यहां पर हम डॉट डॉट से आगे बढ़े, पहले प्योर लिक्विड पे पहुंच गए। अब प्योर लिक्विड का क्वथनांक कितना होगा? तो नीचे आ जाओ। तो प्योर लिक्विड है, जल नहीं है। अगर जल होता तो कितना लिखते? 100। नहीं, कोई लिक्विड है तो हम मान लिए T0। T0 का मतलब क्या होता है? शुद्ध द्रव्य क्वथनांक को T0 से दिखाते हैं। नहीं, तो ये T0 क्या बताएगा? बोलो, दिक्कत है? तो ये तुमको क्या हो गया? शुद्ध द्रव्य क्वथनांक। क्यों बोल रहे हैं कि द्रव्य क्वथनांक है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर इस द्रव्य का वाष्प दाब 1 ATM के बराबर हो गया, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है, अब चलो हमको इस विलियन के लिए देखना है, तो इस 1 ATM से आगे बढ़ते। ये हो गया टीबी। टीबी का मतलब होता है विलियन का क्वथनांक। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो इस ग्राफ को देखने से तुमको क्या पता चल रहा है? T0 ज्यादा है कि टीबी ज्यादा है? टीबी ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज को हम लोग यहाँ से नापते हैं। तो यहाँ से नापोगे तो टीबी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और T0 हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टीबी का मान क्या है? ज्यादा, और T0 का मान क्या है? कम। नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या ऐसा? अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अनुसार क्या दिख रहा है? टीबी ग्रेटर देन T0। इसका मतलब हुआ टीबी क्या है भाई? विलियन का क्वथनांक। यानी जो विलियन का क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। शुद्ध द्रव के क्वथनांक से। यानी यहां से क्या मालूम चला कि अगर आप 1 किलो पानी ले लीजिए, नहीं, 1 किलो पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री। अगर 1 किलो पानी में आप 5 ग्राम चीनी डाल दीजिए तो उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये ग्राफ वही ना बता रहा है, शुद्ध द्रव क्वथनांक कम है और विलयन क्वथनांक ज्यादा है। नहीं, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, और अगर पानी में आप चीनी 5 ग्राम डाल दिए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसमें और चीनी डाल दीजिए तो क्वथनांक और बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से वही बात हम लोग को ग्राफ से बताया गया है। दिक्कत है इसमें? नहीं, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है शुद्ध द्रव्य के क्वथनांक से, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें दिक्कत है? चलो, अब ये बताओ ध्यान समझो, जैसे मान लो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये है शुद्ध द्रव यानी शुद्ध पानी है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम मान लो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पानी का। अब उसमें तुम चीनी डाल दिए, क्या डाल दिए? शुगर डाल दिए। तो शुगर डालने पर अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? मान लो ऐसा ही 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 102, यानी थोड़ा सा बढ़ गया। नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा? दूध से। तो दूध से बढ़ा, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये विलियन का है, तो इसको दिखाएंगे टीबी से। ये है बॉइलिंग पॉइंट प्योर द्रव का, क्या दिखाएंगे? T0 से। नहीं, तो अगर तुमको डेल्टा टीबी अगर निकालना है, डेल्टा मतलब बदलाव, बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव, तो क्या करोगे? करेंगे? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो डेल्टा टीबी है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या बोलते हैं इसे? क्वथनांक का उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। नहीं, तो कोई पूछता है क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा दो। नहीं, तो ध्यान समझो, क्योंकि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं,
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला था वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन और दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तो कोई पूछेगा क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा दो, क्या है? नहीं, तो क्या बोलेंगे? शुद्ध द्रव में, किसी भी शुद्ध द्रव में जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं, किसी भी शुद्ध द्रव में जब हम लोग अवाष्पशील विलय डालते हैं तो शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक पहले के सापेक्ष में बढ़ जाता है। शुद्ध द्रव्य क्वथनांक पहले के सापेक्ष में क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं, क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसे ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। जैसे 100 था पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट, चीनी डाल देने के बाद उसी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 102। तो पानी का क्वथनांक बढ़ा कि घटा? कितना से बढ़ा? तो इसी को क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। दिक्कत है? या इसी बात को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, क्वथनांक के उन्नयन को तुम इस तरह से बोल सकते हो कि विलयन के क्वथनांक में से, विलयन के क्वथनांक में से विलायक का या शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक घटा दिया जाए तो जो मान आएगा उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कह सकते हैं? दिक्कत है? जो बात हम बोले वो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? पढ़ो सब। पढ़ रहा है सब कि भुनभुना रहा है? सब लिखा हुआ है। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए इसको और इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर कोई बता सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बता सकते हैं? अवाष्पशील विलय को घुलाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हर केस में कहाँ सही है? बोलिए। बैठिए। देखिए, हम लोग क्या बोला गया? क्वथनांक का परिभाषा। क्वथनांक का परिभाषा है कि वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का, वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, यही ना परिभाषा है। तो किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब तुम अवाष्पशील विलय डालते हो, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब तुम अवाष्पशील विलय डालते हो तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है कि घट जाता है? वाष्प दाब, वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। अब अगर वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य था, नहीं तो शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। नहीं, अब इसको भी पहुंचना है। ये शुद्ध द्रव्य जिसमें कलम लिए हूं, क्या है? शुद्ध द्रव्य। आई कौन है? विलयन। तो बराबर था पहले, दोनों में पानी था। जैसा ही इसमें अवाष्पशील विलय डाले इसका वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। ठीक है, अब इन दोनों को, इसको भी पहुंचना है 1 एटीएम पर, इसको भी पहुंचना है 1 एटीएम पर। तो जल्दी कौन पहुंचेगा? ये ऊपर है, जल्दी पहुंच जाएगा 1 एटीएम पर। आई जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो ये जो जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं यानी इसको कम हीट देने पर वो पहुंच जाएगा, इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब 1 एटीएम पहुंचेगा, क्योंकि इसको पहले यहाँ पहुंचना पड़ेगा तब 1 एटीएम पहुंचना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 2 बच्चा है, दोनों को दौड़ने का ताकत समान है, यानी दोनों को बराबर विटामिन बराबर खाना दिया गया है, दोनों की ताकत क्या है? समान है दौड़ने की। नहीं, एक और बोले हम कि भगवान बाजार कौन पहले पहुंच जाता है? नहीं, भगवान बाजार पे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को कौन पहले छू देगा? ये बोला गया। नहीं, एक को हम स्टार्ट करा रहे हैं यहाँ से, एक को स्टार्ट कर रहे हैं म्यूनिसिपल चौक से, नहीं, और दोनों का दौड़ने का स्पीड सेम है, तो पहले कौन पहुंचेगा? जो यहाँ वाला है।
नहीं, यानी इसका वास्तव क्या है, ज्यादा है, उसका वास्तव क्या है, कम है। मेरे पास में आ रहा है, यानी कम है, यानी इसको ज्यादा दूरी तय करना है, इसको कम दूरी तय करना है, तो जिसको कम दूरी तय करना है वो जल्दी 1 ATM पहुंचेगा, तो कम हीट उसको लगेगा, तो कम हीट का मतलब कम ताप। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान समझो, इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिख के लाना है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी शुद्ध द्रव्य में, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं, तो शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब घट जाता है। शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब क्या होता है, पहले के सापेक्ष में घट जाता है, ध्यान रखना है। इस कारण से इस कारण से विलयन को, इस कारण से विलयन के दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, विलयन के दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ता है। नहीं, ज्यादा हीट देने के कारण उसका क्वथनांक भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। दिखाया जाएगा, इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो इसको आप लिख के लाएंगे अपने से। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला अब आ गया, राहुल साहब फिर से आ गए। नहीं, राहुल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए फिर बोल रहे हैं, जहां तक पढ़ाई हो गधा सब वहीं तक फेयर करना सब, ये नहीं कि पूरा चला गया तो आगे वाला सब लिख लें, इंग्लिशों में है तो छाप दिए, नहीं लगता है सर पागल आ गए हैं। नहीं, हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें इंग्लिशों लिखा हुआ है पीडीएफ में, बुझा रहे हैं ना। वो हम पीडीएफ जहाँ तक पढ़ाएं वहीं तक फेयर करना है, एडवांस नहीं बनना है फेयर करने में, याद करने में एडवांस बनिए कि सब याद रहे पीछे वाला। चलिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, तो क्या राउल्ट का नियम है, बड़ा सिंपल सा नियम है, ये हम लोग भी जान रहे थे। नहीं, हम लोग अभी सीखे कि नहीं, हम लोग अभी क्या सीखे कि आप पानी ले लीजिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 है, पानी में 5 ग्राम चीनी डालिए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 102, 10 ग्राम चीनी डाल दिए तो 104, 15 ग्राम डाल दीजिए तो 106, यानी जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो राहुल साहब इसी बात को तो बोले हैं। देखिए ना, ये क्या है, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती है मोलालता के, मोलालता मतलब होता है विलय की मात्रा, नहीं तो इन दोनों में सीधा संबंध है। ये हम लोग का क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, ये है क्वथनांक का उन्नयन, और ये क्या है, मोलालता। मोलालता का मतलब होता है विलय की मात्रा या विलय के मोलों की संख्या, बोल सकते हैं। बोलो, दिक्कत है, नहीं, तो राहुल साहब भी वही कह रहे हैं क्या, कि विलय के मोलों की संख्या यानी कि मोलालता जैसे जैसे बढ़ेगी क्वथनांक के उन्नयन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे पानी में आप चीनी बढ़ाते जाइएगा पानी का क्वथनांक बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो यही तो बात वो बोले हैं कि क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती है मोललता के, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलों के समानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक का उन्नयन भी बढ़ेगा। तो ये कौन नया बात है, नहीं, राउल्ट का नियम, हम लोग का नियम रहता, मनीष का नियम नहीं रहता, कौन नया काम थोड़ा किए हैं, कॉमन सेंस का बात था। चलिए, तो इसको हम लोग बोल सकते थे यहाँ पर,
चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जो बात हम बोले उसको लिख दिए कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक के उन्नयन का मान भी बढ़ेगा। इतना में दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, तो वही हम लोग को लिखा गया डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। हाँ बोलिए। CaCO3, इसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं ना उसमें कुछ कंपोनेंट वाष्पशील होते हैं। जैसे CaCO3 को आप जैसे ही पानी में डालिएगा ना CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है, नहीं तो उसमें एक कंपोनेंट क्या हुआ, CaCO3 में से ही CO2 निकला, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया, वाष्पशील होता है। नहीं तो वो दोनों गुण दिखाने लगता है, कुछ घुलता है और कुछ गैसेज को बाहर भी निकालता है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम नहीं निकलता है लेकिन CO2 गैस का इवोल्यूशन वो करता है। ठीक है, इतना में दिक्कत। चलिए, तो डेल्टा टीबी समानुपाती था एम के, नहीं तो समानुपाती का साइन क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ लिखा गया डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना एम। तो के बी क्या है, कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। नहीं इंग्लिश में कहें तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, नहीं या एक और नाम लिखा जाता है इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, इसका हिंदी भी यही है। नहीं अब हिंदी लिखने में हमको दिक्कत है, अपना देख के लिखिएगा एनसीईआरटी से, इबिलियोस्पिक ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो ये हो गया इबिलियोस्पिक कांस्टेंट कहो केबी को, या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहो। दिक्कत है किसी को? तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम, और केबी का मतलब क्या है वो बता दिया गया। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला रहा है केबी की परिभाषा दी जाए। नहीं कि केबी क्या है भाई, इसका परिभाषा देखे क्या है, समझो। यदि हम मोललता का मान 1 रख दें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है, और ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। कब, जब मोललता का मान 1 है तब। नहीं यानी कि ये भी क्वथनांक का उन्नयन ही है, ये भी क्या है, ये भी क्वथनांक का उन्नयन ही है। कब, जब मोललता 1 है तब। नहीं अच्छा, मोललता 1 है तो मोललता का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। इस बात को ऐसे बोले, मोल 1 मोल पर केजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ पर केजी का मतलब 1 केजी, यानी 1 केजी विलायक में, ध्यान सुनिएगा, 1 केजी विलायक में 1 मोल विलय जब डालते हैं तो क्वथनांक जितना से बढ़ता है, 1 केजी विलायक में 1 मोल विलय डालने पर क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसी क्वथनांक के उन्नयन को केबी कहते हैं। नहीं क्योंकि केबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। तो कौन सा क्वथनांक का उन्नयन, तो मोलालता का मान जब 1 हो, अच्छा मोलालता का मान 1 हो इसका मतलब क्या हुआ, मोलालता का मान 1 है इसका मतलब हुआ 1 केजी विलायक में जब 1 मोल विलय डालते हैं तो क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसी क्वथनांक के बढ़े हुए मान को क्या कहते हैं, केबी कहते हैं। कह सकते हैं, किसी को दिक्कत है? चलिए तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 केजी विलायक में 1 मोल विलय डालने पर क्वथनांक जितना से बढ़ता है उसी क्वथनांक के उन्नयन को क्या कहते हैं,
तो इसका परिभाषा कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, इतना में दिक्कत है। अरे गधा, टाइम वहाँ पर बोर्ड पर हमको भी दिख रहा है, टाइम होगा तो अपने छोड़ देंगे। देखो तो फिजिक्स वाले सर 10 मिनट खा जाते हैं, खाते हैं ना। उसके बाद लड़का तो बैठने में 5-10 मिनट मेरा खा जाता है, बात में आ रहा है नहीं, तो उसमें हमको टाइम कितना मिल रहा है। और तुम लोग को बेचैनी हो रहा है, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो जब इतना बेचैनी तो पढ़ने कह के लिए आते हैं। आराम से घूमिए, ध्यान दीजिए। यूनिट ऑफ केबी यानी केबी की इकाई, केबी का इकाई, चलो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है केबी गुना एम। अब केबी बराबर लिखना है तो डेल्टा टीबी, अब बट्टा में क्या करेंगे, एम करेंगे। ये डेल्टा टीबी, तो टी क्या है, टेम्परेचर, नहीं तो डेल्टा टीबी का मतलब ताप, तो ताप लिख दिया गया टेम्परेचर। और एम का मतलब क्या है, मोलालिटी, नहीं टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, ताप। और ये क्या है, मोलालता। अच्छा ध्यान दो, केबी बराबर ताप का इकाई केल्विन बट्टा इसका इकाई मोल पर केजी, केजी को ऊपर भेज दो तो आ जाएगा केल्विन गुना केजी, और बट्टा में क्या, मोल। तो इसका मतलब केबी का यूनिट कोई पूछे तो बोल सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। दिक्कत है नहीं, तो आपको अगर केबी का कोई यूनिट पूछता है तब बोलिए केल्विन केजी पर मोल। या कभी कभी ये भी दे सकता है, केबी का यूनिट ये भी देगा। कभी कभी टेम्परेचर जो है वो डिग्री में दे देगा, तो उस केस में क्या होगा, डिग्री केजी पर मोल। बोलो दिक्कत है। तो ये आपका इकाई का जो है, इसका यूनिट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कितनी बार, ध्यान रखना है, तो ये सब याद रखिएगा। इतना में दिक्कत है। चलिए तो आज के इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में। हाँ, मंडे को टेस्ट होगा आपका।